जो आप बता रहे हैं। मार्च 2026 से 18 अप्रैल 2026 के बीच में युद्धाग्नि भड़केगी। 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में जबरदस्त भूकंप आएगा। 11 सितंबर 2026 के बीच में इंटरनेशनल वॉर होता हुआ दिखाई पड़ता है। 12 सितंबर 2026 से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में मुस्लिम राष्ट्रों में युद्ध भड़केगा। 25 ईयर्स का ये समय है, अखंड भारत का निर्माण होके रहेगा। हर हर महादेव। नमस्कार, सच की आवाज सबीना के साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हर बार हम अपने पॉडकास्ट में एक विशेष अतिथि को इनवाइट करते हैं और आज के जो हमारे अतिथि हैं उन्हें जानते हैं। अब पूरा देश किस नाम से जानने लगा है, द डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर सुमिताचार्य महाराज जी। और इस वक्त हमारे साथ सुमित जी मौजूद हैं अपनी उन तमाम भविष्यवाणियों के साथ जो आपको अंदर से सोचने में, समझने पर ये मजबूर कर देंगी कि इनका आभास और इनकी गणना कहां पहुंचाई जा सकती है। सुमिताचार्य जी, आपको लगता है कि भविष्य देखा जा सकता है? क्योंकि हमने आपके बहुत से पॉडकास्ट देखे, बहुत से रील्स देखे, जिनमें मालूम चला कि आप भविष्य देख सकते हैं। मतलब आपकी आंखों के सामने देश और दुनिया की वो तारीख, वो समय और वो परिस्थितियां आ जाती हैं। क्या वाकई ऐसा हो पाता है? देखिए, मूल रूप से देखा जाए तो साधना और गणना ये दोनों का विषय है। भगवान शंकर जी का एक मंदिर है औरंगाबाद बिहार के मदनपुर में। सुमिताचार्य गुरुकुल के ठीक सामने मंदिर है वो शंकर जी का, भूमिगत शंकर जी हैं वहाँ पे। तुरिया संध्या में वहाँ पर बैठ के चाहे आप प्रार्थना करिए तो प्रार्थना पूरी, आप अगर ध्यान लगाइए तो आपको भविष्य की झलक दिखती है। भगवान आभास कराते हैं वहाँ पे। वहीं से मैं 48 भविष्यवाणियों का लिस्ट निकालता हूँ, लगभग हर साल निकालता हूँ। 2025 में भी मैंने निकाली थी। शंकर जी आभास करवाते हैं, बाद में आपको ग्रहों का गणना भी करना पड़ता है कि कहाँ किस डेट को क्या घटित होगा, वो गणना का भी विषय है। लेकिन शंकर जी पहले आभास देंगे, शक्ति उन्हीं की होती है। मतलब महादेव आपको आभास दिलाते हैं कि क्या कुछ भविष्य में होने वाला है? हाँ, महादेव दिलाते हैं। और ये माँ भगवती का ये शक्ति यंत्र है जो मैंने हाथ में ये चील के स्वरूप में धारण किया हुआ है। शक्ति यंत्र का भी बड़ा प्रभाव रहता है। इसी शक्ति यंत्र से शक्तिपात भी किया जाता है। जैसे होता है कि गुरु दीक्षा देते हैं तो इसको मस्तक पर रखवा करके कुछ मंत्रोच्चार की विशेष विधि से शक्तिपात भी क्रिया की जाती है इससे। हालांकि मैं आगे भविष्य में बताता हूँ कि 2025 में जब मुझे भविष्य का आभास भगवान जी ने दिया था तो मैंने 48 भविष्यवाणियों का लिस्ट निकाला था। उन भविष्यवाणियों में मैंने 2026 के जनवरी में मैंने बोला कि 28 जनवरी से पहले कुछ बड़ी घटनाओं का वर्णन किया था, जो अभी 10 जुलाई 2025 के न्यूज़पेपर में प्रिंट भी वो है छपा हुआ। तो ये गणनाएं ऐसी थी कि 2026 शुरू होते ही सबसे पहले अमेरिका में युद्ध ट्रिगर होगा। वही होता है 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर हमला कर दिया। मिडिल ईस्ट के अंदर मैंने कहा था कि सिविल वॉर ट्रिगर होगा आपका 28 जनवरी से पहले, एग्जैक्टली 2026 के जनवरी महीने में। और वो होता है 9 जनवरी को ईरान की करेंसी कोलैप्स कर जाती है। फिर मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट धार्मिक मुद्दे पे ऐसा फैसला लाएगा, ये भी 6-7 महीने पहले बताया था मैंने कि ऐसा फैसला लाएगा जिसको लेकर के जनता में बड़ा बवाल मचेगा। यूजीसी का नियम 13 जनवरी 2026 को रिलीज होता है और उसको लेकर के लोग सड़कों पे उतरते हैं, बड़ा बवाल मचता है। और 28 जनवरी 2026 से लेकर 27 फरवरी 2026 तक मैं बार बार कहता था कि प्लेन टिकट कैंसिल कर दो, चाहे न्यूज़पेपर में छपवा के, चाहे बहुत सारे पॉडकास्ट में मैंने ये बात कही थी। लोगों ने मेरी बात को मान करके टिकट कैंसिल कराया तो आज वो जीवित हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो फ्लाइट्स में ट्रेवल करते रहे, हर दूसरे दिन फ्लाइट रिलेटेड गड़बड़ियां आई और अभी भी आ रही हैं। सबसे पहले 28 जनवरी को सुबह ही 8:30 बजे न्यूज़ प्राप्त होता है कि अजीत पवार जी का प्लेन महाराष्ट्र में क्रैश करने से उनका दुखद देहात्याग होता है, जिसको देखने के बाद मेरा दिल दहल जाता है। 29 तारीख को कोलंबिया के अंदर प्लेन क्रैश हो जाता है। और फिर आपका किसी प्लेन का पहिया निकलता है, कहीं 2 प्लेन टकराते हैं, बहुत सारी गड़बड़ियां होती हैं, इतना ज़्यादा क्योस होता है। अभी कल देखिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नरेंद्र मोदी जी का प्लेन था और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का भी प्लेन गड़बड़ा गया, लड़खड़ाने लगा कि उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ गई। तो इतनी सारी जो घटनाएं परस्पर घट रही हैं, ये बहुत ही बड़ा संकेत देती हैं कि हमें अभी भी विमान का यात्रा अवॉइड करना चाहिए। कुछ ऐसे डेट्स भी 2026 के बताऊंगा जिसमें फिर से विमान हादसा का योग है।
युद्ध शुरू होने का कुछ योग बन रहा है इस वर्ष, उसके बारे में चर्चा करूंगा। बहुत ज्यादा विस्फोटक है 2026, इसके बारे में बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां विथ डेट में दूंगा। ऑडियंस को यही कहता हूं कि पेन और पेपर लेके बैठे, डेट्स नोट डाउन करें और अपने सभी फैमिली ग्रुप्स को, व्हाट्सएप ग्रुप्स को इन्फॉर्म करें कि जो डेट्स हैं उसमें ये सतर्कता बरतें। अब आप कहते हैं कि आपकी भविष्यवाणियां डराती हैं, मेरा काम डराना नहीं है। अगर भविष्य देखने के बाद आपके मन में भय उत्पन्न होता है तो वो ज्ञान जो मैं आपको दे रहा हूँ भविष्य का, वो आपके जीवन को बचा लेता है। आपको पता है कोलंबिया में जो प्लेन क्रैश हुआ था, मेरे भविष्यवाणियों को देख करके लोगों ने अपनी टिकटें कैंसिल कराई थी, कोलंबिया वाली। और मेरे इंस्टाग्राम पे आज कमेंट्स पड़े हैं कि आपकी भविष्यवाणियां देखी थी और मैंने लाखों का अपना टिकट कैंसिल कराया था कोलंबिया का, जिसके कारण आज वो जीवित हैं, सब परिवार है। कम से कम डरने के कारण अगर उनके मन में यह है कि हाँ जीवन बच गया उनका, तो अगर जीवन किसी का बच रहा है तो मैं और डराऊंगा। साल 2025 की वो तमाम भविष्यवाणियां जो सुमिताचार्य जी आपके जरिए की गई, वो वाकई आपके फॉलोअर्स ने और जनता ने यहाँ पर देखा, जैसा कि आपने भी बताया। साल 2026 क्या वाकई साल 2026 का भविष्य आपकी आंखों के सामने है? देखिए, मूल रूप से देखा जाए तो आभास तो भगवान ने फिर दिया है, महादेव ने दिया ये आभास है, लेकिन आभास के साथ में फिर मैंने गणना करी है। गणना इसलिए जरूरी होती है कि कई बार आभास होते हैं तो कई बार वो हो सकता है कि कोई मिथ्या आभास हो, क्योंकि कोई दैव लक्षण नहीं है कि हाँ आंखों के सामने टीवी चल रहा हो। तो इसलिए उसके ऊपर गणना करके फिर उस चीज की पुष्टि भी करनी पड़ती है, क्या सच में ऐसी ग्रह स्थितियां बन रही हैं। कुछ ग्रह स्थितियों के बारे में मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं ना जनता को किसी प्रकार से भ्रम में नहीं रखना चाहता हूँ। ये जो भविष्यवाणी का जो तरीका है ये आप भी सीख सकते हैं। देव कृपा प्राप्त करने की साधना है वो भी सिखा सकता हूँ। शक्तिपात जो मैं शक्ति यंत्र से कराता हूँ वो भी सिखा सकता हूँ, और ये भी सिखा सकता हूँ कि गणनाएं कैसे करते हैं। एक मैं गणना का तरीका बताता हूँ। 2026 इस बार कन्या लग्न को लेकर के शुरू हुआ है। बुध और शुक्र का ये लग्न है ना, और इसके साथ ही मंगल का वर्ष जो न्यूमरोलॉजिकल मंगल का वर्ष था 2025, दोनों का संबंध ये 1 जनवरी को बनने के कारण एक विस्फोटक प्रवृत्ति का योग बना, और उसका बनना 2026 को इम्बैलेंस करता है। एक और इम्बैलेंस क्रिएट होता है कि होलिका यानी किसी पर्व की रात को, होलिका की रात को चंद्रमा लाल रंग का दिखाई पड़ेगा। फुल लूनर एक्लिप्स है उस दिन, और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में 14 दिन से कम का डिफरेंस होना इस बात का संकेत देता है कि विध्वंसकारी रिजल्ट आएगा। होता क्या है कि महाभारत के भीष्म पर्व में इसका वर्णन है कि जब इस प्रकार का ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण परस्पर 14 दिन 12 दिन के अंतराल पे अगर लगता है तो विध्वंसकारी युद्ध होता है, और वही युद्ध का संकेत यही जो महाभारत के जैसा लगने वाला सूर्य चंद्र ग्रहण का युति है वो दे रहा है। इस बार का सूर्य ग्रहण भी जो है अग्नि पंचक योग में लग रहा है, यानी एक सूर्य ग्रहण नहीं, वो 5 सूर्य ग्रहण एक साथ लगने का फल देगा। अब जिस साल में एक ग्रहण लगता है इतना जबरदस्त सूतक होता है, 5 सूर्य ग्रहण अगर एक साथ लगते हैं तो कितना बड़ा सूतक इस पूरे संसार के लिए दिखाई पड़ता है, वो भयावह है। सुमिताचार्य जी, क्योंकि बात यहाँ पर उस युद्ध की हो रही है जिस दौर से इस वक्त हर कोई गुजर रहा है, कहीं युद्ध की स्थिति है, कहीं युद्ध के आसार हैं, तो कहीं सालों साल से युद्ध जारी है। उसी युद्ध की भविष्यवाणियां हम चाहेंगे कि साल 2026 में युद्ध को लेकर, इस वॉर को लेकर आपकी आंखों के सामने क्या भविष्य है तारीखों के साथ? देखिए, यूरोप का एलिमेंट इस बार गड़बड़ाता हुआ दिखता है। हालांकि 20 मार्च के बाद बहुत सारी चीजें उथल पुथल होती हुई दिखाई तो मुझे पड़ रही हैं। पहला तो मिडिल ईस्ट का जो इशू अभी शांत होता हुआ दिखाई दिया है। 20 मार्च से 18 अप्रैल एक ऐसा डेट है जिसमें मिडिल ईस्ट के अंदर वही युद्धाग्नि भड़केगी वापस से। अच्छा, 20 मार्च से 18 अप्रैल जो आप बता रहे हैं। 20 मार्च 2026 से 18 अप्रैल 2026 के बीच में युद्धाग्नि भड़केगी मिडिल ईस्ट के अंदर, और मिडिल ईस्ट के अंदर उसी के तुरंत बाद 18 अप्रैल के तुरंत बाद सत्ता परिवर्तन का योग लाता है। 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में मिडिल ईस्ट में कहीं सत्ता परिवर्तित होता हुआ अचानक दिखाई पड़ता है। करेंसी कोलैप्सेस हैं, करेंसी कमजोर होते हुए कुछ कंट्रीज की इस बीच में दिखाई देंगी। कुछ कंट्रीज बता रहा हूँ, भारत के उत्तर साइड में जो जोन आता है, कजाकिस्तान का, उज्बेकिस्तान का, तुर्कमेनिस्तान का, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, करेंसीज कंट्रीज की कमजोर होने वाली हैं, करेंसी कोलैप्स तक का योग आता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट का सत्ता परिवर्तन के साथ ही इसी बीच ऐसा कुछ भूचाल भी है।
चाइना, रशिया, मंगोलिया का जो उत्तरी प्रांत है, वो जो क्षेत्र है, वहां पर 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में जबरदस्त भूकंप आएगा। बहुत ज्यादा जन क्षति वहां पर कहाँ होती पर हुई सुमित जी आपने दिखाई कौन सा पड़ती है। बताया? चाइना, रशिया और मंगोलिया का जो अच्छा। क्षेत्र आता है, जी, उधर जी, का जी, जो जी। एरिया है, उधर ही भूकंप आता हुआ दिखता है। अब भूकंप कोई नेशनल बाउंड्रीज नहीं जानता, अगल बगल उसका एक परिधि होता है, उसी परिधि में भूकंप आने का जबरदस्त योग बनता है। इसके साथ ही अगर आप देखिएगा कि हमारे लड़ाई झगड़ों को लेकर के जो हम विश्व युद्ध जैसी स्थिति उमड़ती हुई देख पा रहे हैं, तो मैंने अपने लिस्ट में बनाया है कि 13 अगस्त 2026 से 11 सितंबर 2026 के बीच में इंटरनेशनल वॉर होता हुआ दिखाई पड़ता है यूरोप के क्षेत्र में। एक बार फिर से अगर तारीख आप बता पाएं। 13 अगस्त 2026 से 11 सितंबर 2026 के बीच में यूरोप के क्षेत्र में इंटरनेशनल वॉर होता हुआ दिखाई पड़ता है। इसी को मैं कह रहा था अपने रील्स में कि विश्व युद्ध का ट्रिगर बटन दबेगा। अब ये विश्व युद्ध बनेगा या फिर ये इंटरनेशनल वॉर रह जाएगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज आपस में टकराती हुई दिखाई पड़ती हैं, वहां ढेर सारा आग मुझे दिखाई पड़ रहा है, वहां पर गोलीबारी चलती हुई दिखाई पड़ती है, बहुत सारा पॉलिटिकल केओस और ड्रामा वहां पर दिखाई पड़ता है। यूरोप के क्षेत्र में इतना बड़ा इंबैलेंस है और उसी समय बैंकों का बहुत बड़ा क्राइसिस भारत में भी चल रहा होगा। बैंकों का शेयर गिर रहा होगा, शेयर मार्केट कोलैप्स करता हुआ दिखता है। 18 अप्रैल के बाद शेयर मार्केट बहुत तेजी से नीचे जाएगा और ये जो महीना जो मैंने अभी बताया है 13 अगस्त से 11 सितंबर, इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि 13 अगस्त से 25 अक्टूबर तक शेयर मार्केट से दूर रहें सब कोई। इसमें शेयर मार्केट बहुत तेजी से नीचे जाएगा, बहुत वोलेटाइल शेयर मार्केट रहेगा। अगर आप सोचते हैं कि पैसे लगाए हैं रिकवर करके निकालेंगे, बिल्कुल डूब जाएगा पैसा, क्योंकि जो पीक पकड़ेगा शेयर मार्केट दोबारा से वो पकड़ेगा 5 नवंबर के बाद, लेकिन ऊंचा उठता हुआ नहीं दिखता है, थोड़ी स्टेबिलिटी पकड़ेगा। यानी जो डाउन डाउन जा रहा था वो केवल लाइन स्ट्रेट होता हुआ उस समय दिखाई पड़ता है। काफी सारी केओस हैं इस साल। जी सुमिताचार्य जी, क्योंकि अगर भारत के लिहाज से देखें तो कभी सोचा नहीं था कि पाकिस्तान के साथ ऐसा युद्ध होगा जिसमें ऑपरेशन सिंदूर जैसी कामयाबी सामने आएगी। हमने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई, हमने पटकनी दी, लेकिन क्या भविष्य में, चाहे वो साल 2026 है या फिर आने वाला वक्त में, क्या भारत और पाकिस्तान का युद्ध उस स्तर पर होगा? क्योंकि पाकिस्तान की गीदड़ भभकियां, पाकिस्तान की हिमाकत, वो अब भी खूनी साजिश के तौर पर सामने आती हैं। भारत और पाकिस्तान का कोई युद्ध अगले 5 साल तक होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। अच्छा, ये लेकिन एक चीज मुझे अवश्य दिखाई पड़ता है, जब ये भारत का नाम आता है, जब पाकिस्तान का नाम आता है, तो ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है कि पाकिस्तान दूसरा देश है। मैं तो पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, अफगानिस्तान को, सबको अखंड भारत का हिस्सा मानता हूँ। आने वाले भविष्य में एक चीज मुझे जरूर दिखाई पड़ती है कि भारत के अंदर डेमोक्रेसी कोलैप्स कर जाएगी और डेमोक्रेसी कोलैप्स करके यहाँ पर राजतंत्र आता हुआ भारत में दिखता है और उस राजतंत्र में जो राजा वहां बैठेगा कुर्सी पर, वो अखंड भारत का निर्माण करेगा। और ये तारीख और ये साल कौन सा आपको नजर आता है? इसमें समय है, इसमें समय है। जी हाँ, इसमें 4 सत्र चुनाव और होंगे, 5वां सत्र से परिवर्तन शुरू होगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 25 ईयर्स का ये समय है, अखंड भारत का निर्माण होके रहेगा। 25 साल, 25वां साल से राजतंत्र भारत में देखने के लिए मिलेगा, डेमोक्रेसी नहीं दिखेगी। डेमोक्रेसी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट के जैसा भी है। आप सोचिए, सतयुग से राजतंत्र चलता था, राजा का राज होता था, और राजा का जब राज रहा है, हमेशा किसी भी देश में रहा है, तो राजा के अंदर एक कंटेंट है, फीलिंग है कि ये हमारी जमीन है, इसको हम पूरा बचाएंगे। लेकिन थोड़ा सा ये आता है कि जब से प्रजातंत्र आया है, इस पे डिबेट होना चाहिए कभी अच्छा से, कि प्रजातंत्र आया है तो ये एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है। इसके अंदर कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं, तो कुछ कमियां भी हैं कि जमीनें टूटती हैं। आता है इधर, जो भी देश में मैंने देखा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आया है, वहाँ पे मैंने देखा कि पाकिस्तान जैसे भारत से थोड़ा अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ। तो इस पे एक बार डिबेट होना चाहिए कभी अच्छे से कि क्या राम राज्य आएगा जब, तो क्या डेमोक्रेटिक आना चाहिए या उसको राजतंत्र के जैसा ही राम राज्य आना चाहिए, क्योंकि एक राम राज्य का परिकल्पना हम लेकर के चलते हैं। हालांकि भविष्यवाणी के हिसाब से मैं बात करूं, ये तो एक मत हो गया जिसके ऊपर चर्चा का विषय बता रहा हूं, लेकिन भविष्यवाणी के ऊपर अगर बात किया जाए तो यही दिखाई पड़ता है कि आने वाले समय में
5 सत्र का चुनाव टोटल भारत में होने के बाद आगामी समय में उस तरीके का चुनाव ना होकर के भारत में राजतंत्र कायम रहेगा। जिस राजतंत्र का आप जिक्र कर रहे हैं, यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि उस राम राज्य की परिकल्पना क्या सिर्फ ख्वाबों तक सीमित रहेगी? हम राम राज्य का जिक्र तो करते हैं और वैसा राज्य चाहते भी हैं, वैसा देश भी चाहते हैं। अखंड भारत की तो आपने यहाँ पर 25 साल का एक वक्त के हिसाब से बता दिया। क्या राम राज्य सिर्फ एक परिकल्पना होगी या फिर आपको नजर आता है कि भारत ने जो अपनी सांस्कृतिक सभ्यता परंपरा यहाँ पर देखी है वो लौट कर आएगी? लौट के आएगी, क्योंकि भगवान श्री राम ऐसे महापुरुष रहे हैं, देवता रहे हैं, जिन्होंने अपने प्रजा के हित के लिए अपना राजपाट सब छोड़ दिया था और कुर्सी पर खड़ा उनका केवल शासन किया करता था। इस तरीके का त्याग रहा। शंकराचार्य भी देखिए गद्दी पे नहीं बैठते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य पूरी मटके वो कहते हैं जब तक भारत में एक भी बूंद गौ रक्त का गिरेगा तब तक मैं अपनी गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं समझता, तब तक मैं इसके लिए कार्य करूंगा। तो मैं यही विनती करता हूं कि भारत से जब तक भूमि का टुकड़ा टूटता जाएगा तब तक नेताओं को भी बहुत सशक्त होकर के भारत में भूमि जोड़ने के लिए काम करना चाहिए। इसी भूमि के लिए छत्रपति संभाजी महाराज ने बलिदान दिया। रानी पद्मावती ने जौहर करके हमारे भारत भूमि का रक्षा करने का प्रयत्न किया। लेकिन अभी के समय में भूमि टूटती है और किंचित भी किसी को दुख नहीं होता है। कश्मीर निकल जाता है, पीओके निकल जाता है हाथ से, पाकिस्तान चला जाता है, बांग्लादेश चला जाता है। हमारे पुश्तैनी अगर जमीन की बात आती है तो एक हाथ जमीन के लिए देखते हैं कि भारत में रक्त बह जाता है। लेकिन वही चीज़ जब राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए बात आती है तो वो डेडिकेशन दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसा दिखता है कि 5 साल के लिए सरकार मिली है, जितना हो सके सरकार से फायदा ले लिया जाए, या जितने लोग उस सरकार को जितवाने में हाथ रहता है कि हाँ हम इस सरकार के पक्ष में जितना हो सके फायदा ले लिया जाए, तो राष्ट्र हित से ज्यादा वहाँ पार्टी हित होने लग जाता है। हर पार्टीज में, जितने भी, चाहे भारत की बात करें, अमेरिका की बात करें, किसी भी कंट्री में जहाँ पे भी ऐसी चीज है वहाँ पर ये व्यवस्था दिखाई पड़ती है। अब हालांकि यही विषय है कि इसके ऊपर जनता को अच्छे से विचार करना है, सरकार को विचार करना है कि राष्ट्र हित कैसे हम सोचें। अमेरिका और ईरान जिस मुहाने पर आज खड़ा हुआ नजर आ रहा है वो हर किसी को खौफजदा कर रहा है। क्या आपकी साधना, आपका आभास, आपकी भक्ति और महादेव का संकेत बताता है कि अमेरिका और ईरान के बीच क्या होने वाला है? अमेरिका ईरान के बीच में रिटेलिएशन होगा। जो यूरोप के अंदर जो मैंने एक ड्यूरेशन बताया था युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होने की, उसमें ईरान का हस्तक्षेप पूरी तरह से है। एक और मैं बताता हूँ कि मुसलमान देशों में जो मिडिल ईस्ट का जो प्रांत है, इस्लामिक कंट्रीज, उधर युद्ध के संकट मंडराएंगे। इनफैक्ट कि वहां पर बहुत ज्यादा अफरा तफरी मचता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है। 12 सितंबर 2026 से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में, 12 सितंबर से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में मुस्लिम राष्ट्रों में युद्ध भड़केगा। सेना की अफरा तफरी वहां दिखाई पड़ती है, बहुत सारा गोलीबारी कुछ होता हुआ दिखाई पड़ता है। बहुत चांस है कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रति रिटेलिएशन ईरान आदि जो देश हैं वो मिलकर के लें, क्योंकि युद्ध के हालात वहां पर उत्पन्न होते हुए दिखते हैं। ये आपको नजर आता है। अच्छा, अगर भारत के लिहाज से हम देखें तो साल 2026 से लेकर साल 2030 तक भारत का भविष्य, चाहे युद्ध के लिहाज से हो, चाहे विकास के लिहाज से हो, या हमारे बढ़ते कद के लिहाज से हो, सबसे ज्यादा टक्कर कौन देने वाला है? किससे सबसे ज्यादा खतरा नजर आता है? अमेरिका से। अमेरिका से, जिसके साथ अभी फिलहाल इतनी बेहतरीन डील चल रही है, जहां अमेरिका कहता है कि सबसे अच्छा दोस्त है वो। तो मैं आपको बताता हूं, 2025 में 29 मार्च से पहले अमेरिका और भारत के संबंध बहुत प्रगाढ़ हुआ करते थे। कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अमेरिका भारत के संबंध गड़बड़ाएंगे। महाकुंभ के मीडिया सेंटर में भी मैंने इसकी भविष्यवाणी करी, और 6 जनवरी को पॉडकास्ट में नोएडा में ही मैंने भविष्यवाणी करी थी कि देखिएगा 29 तारीख को मीन राशि में शनि का प्रवेश होगा, और प्रवेश होते ही 1 सप्ताह के अंदर अमेरिका और भारत के रिलेशन खत्म होने वाले हैं। कोई रिलेशन नहीं रहने वाला है। अभी जो दिख रहा है बनता हुआ रिश्ता, ये भी खोखला रिश्ता है। अच्छा, अमेरिका भारत को अभी बार बार पीठ के पीछे वॉर करेगा। अमेरिका वॉर करेगा। और इनफैक्ट ये भी मैं बताता हूं कि ये जो परिस्थिति है अगले 7 साल तक चलेगी। यानी कि 29 मार्च 2025 से 7.5 ईयर्स का समय, अभी आधा साल निकला, 7 साल ये परिस्थिति, यही परिस्थिति हमें दिखाई देने वाली है। अमेरिका भारत के संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, खराब होगा। अगर
अगर कुछ दिख भी रहा है अमेरिका बढ़िया होता हुआ, कोई बहुत बड़ा फायदा भारत से खींचेगा। भारत को नुकसान ही तो दे रहा है, चोट तो दे रहा है भारत को। रशिया से हम सस्ते में तेल खरीदने वाले थे, लेकिन क्या रीजन रहा कि भारत और अमेरिका जो है अब वापस से फिर से तेल खरीदेंगे अमेरिका से। ये चीज है। इसके साथ में एक और मुझे बात दिखाई पड़ती है जी, एक मैं ड्यूरेशन बता रहा हूँ। हाँ जी, 15 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में भारत सरकार से यही निवेदन है कि किसी भी प्रकार का बायलेटरल टॉक्स इस ड्यूरेशन में ना रखवाएं। 15 जुलाई से 12 अगस्त 12 जो पॉलिटिशियन उस बायलेटरल टॉक में इन्वॉल्व होगा उसका पॉलिटिकल करियर नीचे चला जाएगा। इसका योग ही ऐसा है कि भारत इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल लेवल के ट्रेड डिसीजंस आदि ना ले। भारत के इंटरनेशनल संबंध इस बीच खराब होंगे। इंटरनेशनल मार्केट में भारत की बेइज्जती उस समय होती हुई दिखाई पड़ती है। तो उस समय बड़े टॉक्स, जो बड़ा मुद्दा वाला कन्वर्सेशन है, उसको 12 अगस्त के बाद रख लें या 15 जुलाई के पहले रख लें, स्थगित कर दें। तो ये आपको लगता है कि ये जो पूरी तारीखें हैं, इस बीच में हमें संभल कर रहने की ज़रूरत है और सोचकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन सुमिताचार्य जी, आपको लगता है कि जब हम एक साधना का जिक्र करते हैं, जब हम एक आभास का जिक्र करते हैं, तो देश की जनता ये भी जानना चाहती है कि क्या ये सिर्फ ज्योतिषी गणना के हिसाब से आपकी भविष्यवाणी है या वाकई वो एक अंतरात्मा से निकली तस्वीर है जो आपकी आंखों के सामने तैर जाती है और उस वक्त क्या कुछ आपका अनुभव रहता है? शंकर जी जागृत हैं और शंकर जी आभास दिला देते हैं पहले, लेकिन आभास दिलाने के साथ में मैंने बोला कि आभास शंकर जी का भी दिलाया रहता है। कभी कभी मन बहुत बेचैन होता है तो कभी खुद से भी कुछ किसी की कल्पना हो सकती है। कल्पना में और आभास, देव आभास में, दोनों में डिफरेंस करना है तो फिर ग्रहों को पकड़ना पड़ता है। तो वो भाषा फिर ग्रह बोलते हैं। तो ये जो एक्यूरेसी आती है, इसमें देव अनुभूति के साथ ग्रह का कैलकुलेशन भी होता है। मैं आपको इस बात का भ्रम तोड़ता हूँ लोगों में कि लोग, कई बार ऐसा होता है कि अभी मुझे आप भविष्यवाणी करते देख रहे हैं तो इसमें लोग उठा करके पूजा करने लग जाए आकर के कि नहीं इनके पास देवता आ रहे हैं। तो मैं आपको एक बात इसके लिए भ्रम तोड़ता हूँ। मैंने भविष्यवाणी करी थी 2025 में, जनवरी में ही करी थी कि 28 जनवरी से लेकर के 27 फरवरी तक फ्लाइट टिकट अपने कैंसिल कर दीजिए। मैंने बोला था भारत के नॉर्थ ईस्ट में प्लेन क्रैश करेगा। अगर आप उस वीडियो को देखते हैं, मैंने शुरू में बोला भारत के नॉर्थ ईस्ट में। ये तो पता है पुख्ता कि इस ड्यूरेशन में प्लेन क्रैश तो होगा और बार बार होगा। अभी नॉर्थ ईस्ट में देखिए, अभी मोदी जी का प्लेन जैसे लड़खड़ाया, क्रैश नहीं हुआ है, लेकिन भारत के नॉर्थ ईस्ट बोला था। समय जैसे जैसे क्लोज आता है, घटना बड़ी घटने वाली रहती है, तब एक बार तो ओवरव्यू निकाला 48 भविष्यवाणियां, एक बार में 50 भविष्यवाणियां निकाला डेट के साथ। लेकिन समय जब नजदीक आता है, जैसे नवंबर का महीना आया, जनवरी में प्लेन क्रैश होने का डेट है, तब उसके ऊपर दोबारा काम करता हूँ। जब दोबारा काम करता हूँ तो गणनाएं और सटीक हो जाती हैं, मतलब उसके ऊपर रिफाइनमेंट होती है। बार बार ये निकल रहा था कि नॉर्थ ईस्टर्न एलिमेंट डैमेज्ड है, नॉर्थ ईस्ट का एलिमेंट गड़बड़ा रहा है। यानी कि वहां पर यह निकलता है कि नहीं, नॉर्थ ईस्ट दिशा में प्लेन उड़ रहा होगा, ना कि भारत का नॉर्थ ईस्ट होगा। तो रिफाइंड भी हुई भविष्यवाणी। इसके पीछे इससे ये पता चलता है कि आभास के साथ में गणना का बहुत बड़ा इसमें महत्व है। मैंने नवंबर में पॉडकास्ट में इस बात को करेक्ट करा। मैंने बोला शुरू से जो बोल रहा हूँ कि ये नॉर्थ ईस्ट भारत का नहीं है, ये जो है कि प्लेन ही नॉर्थ ईस्ट अलाइनमेंट पे होगा। देखिए अजीत पवार जी का प्लेन ईस्ट में उड़ रहा था, नॉर्थ अलाइनमेंट, इंक्लिनेशन नॉर्थ लेता है, प्लेन गिर जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। नॉर्थ ईस्ट वायव्य एलिमेंट गड़बड़ था। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये भी एक आपकी ज्योतिषी गणना और उस आभास का असर है कि विमान हादसों की तारीख, अच्छा 2026, अभी तो ये शुरुआत भर ही है, अब मार्च आने वाला है। 2026 में आप उन विमान से सफर करने वाले यात्रियों को कौन सी तारीख इस वक्त बताना चाहेंगे जब आप कहेंगे कि ये वो तारीख है जब आप विमान से यात्रा ना करें? फिर प्लेन क्रैश का योग है 16 जून 2026 से 14 जुलाई 2026 के बीच में। इस ड्यूरेशन में हर दूसरे दिन कोई ना कोई विमान संबंधित हादसा होता हुआ दिखाई पड़ेगा, कोई ना कोई फ्लाइट का एक्सीडेंट दिखाई पड़ेगा। सभी दर्शक अपने अपने फैमिली ग्रुप में इस वीडियो क्लिप को भेज दें और अलर्ट करें कि इस समय प्लेन्स नहीं लेना है। ये भारत के लिहाज से बता रहे हैं आप? भारत के लिहाज से बता रहा हूँ। इनफैक्ट इंटरनेशनल हवाई एलिमेंट डैमेज्ड है। मैं तो ये कहता हूँ कि कभी कभी हमें मिडिएवल तरीके से ट्रेन्स की भी मजे लेने चाहिए, ट्रेन्स का यात्रा कर लेना चाहिए, प्लेन्स अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अभी जो घटित हुआ, देखिए हर दूसरा दिन प्लेन क्रैश का, प्लेन दुर्घटना का योग आ रहा है। उस समय भी हवाई एलिमेंट डैमेज्ड है। और इस बीच कहते हैं जान है तो जहान है। एक प्लेन क्रैश ऐसा भी होगा जिसमें पॉलिटिशियन बैठा होगा और वो पॉलिटिशियन का देहात्याग उस प्लेन क्रैश से होगा। तो ये जो तारीख आपने बताई 16 जून से 14 जुलाई, इसके बीच आप कह रहे हैं? इसी के बीच एक ऐसा भी प्लेन क्रैश होगा जिसमें कोई पॉलिटिशियन बैठा होगा और हम उस पॉलिटिशियन को खो देंगे।
तो क्या अगर जो भविष्यवाणी इन तारीखों के जरिए की गई है उसे टाला जा सकता है? नहीं, लेकिन ये जरूर है कि अगर ये वीडियो इस जनता तक पहुंच रहा है, जिन तक पहुंचा है, भगवान ने उनको संकेत दिलवा दिया है। आपको प्लेन नहीं लेना है, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा है और आप जिन तक पहुंचा सकते हैं उन तक पहुंचाइए, क्योंकि घटना तो घटनी होती है, लेकिन घटना में वो शामिल ना हो जिसको ये वीडियो दिख गया है। ये और बात जिस का तरह से ध्यान आप देना। धरती का वो छोर तक बता देते हैं, हाँ। इसका कोई छोर आप बताना चाहेंगे? आगामी समय में जब मैं आपके साथ दोबारा बैठूंगा हाँ तब जी। मैं इसके ऊपर रिफाइंड गणना करके आऊंगा, तो मैं एग्जैक्ट आपको एरिया या डायरेक्शन सब कुछ के बारे में चर्चा मैं कर दूंगा, क्योंकि मैंने कहा कि केवल देव अनुभूति नहीं, इसके साथ गणना भी इन्वॉल्व है। प्रिसीजन जो है वो बहुत जरूरी है और वो गणना से आता है। समय के साथ जब गणना में दोबारा बैठ करके करूंगा तो जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए जनता से ये कहूंगा कि ये वीडियो क्लिप सब तक पहुंचाइए, जितना हो सके कमेंट से इंटरेक्ट करिए इसमें, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये क्लिप पहुंच जाए। अच्छा, क्योंकि कई बार ऐसी यात्राएं होती हैं जिन्हें लेकर स्मिताचार्य जी इंसान टाल नहीं सकता है, उसे जाना ही होता है। देश के इलाकों में हो तो फिर भी समझ आता है, लेकिन कई बार ऐसी विदेश यात्रा, चाहे करियर को लेकर कहिए या फिर मजबूरी में कहिए, बहुत ज़रूरी हो जाती है। ऐसे में क्या कोई ऐसा उपाय भी हो सकता है जो वो प्लेन में बैठने से पहले करे और इतना बड़ा हादसा जिसकी भविष्यवाणी आप कर रहे हैं उसका असर ना हो? मैं फिर संकेत दे देता हूँ। अगर ये उपाय आपको उस समय याद रहा तो आप समझिए आपके साथ घटना नहीं घटेगी। यह है कि आपका विमान उड़ने से पहले जब वो रनवे पर चलना शुरू करता है तभी बोलेंगे, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। बोल करके बोलिए, मार्गेशु रक्षतु माम नीलकंठः। शिव अमोघ कवच से है, मार्गेशु रक्षतु माम नीलकंठः, मतलब नीलकंठ के रूप में भगवान शंकर इस मार्ग में मेरी रक्षा करें। अगर आपको ये याद रह जाता है कि रनवे पर प्लेन चलते चलते आप ये बोल लेते हैं तो आप समझिए कि कोई अनहोनी का कोई संकेत नहीं है। लेकिन अगर ये बात भूल जाते हैं, भगवान भूलवा देंगे, क्योंकि माया का प्रकोप ऐसा रहेगा कि आप भूल जाएंगे जब कुछ होना होगा। बहुत बारीक बात आप यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि कई बार तो हम बहुत सारे उपाय सोचते हैं, लेकिन जब वो वक्त आता है, वो समय आता है, तो वो उपाय हमारे दिमाग से न जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे महाभारत में कर्ण भूल गए थे ना अपनी विद्या, तो वही बात है यहाँ पर, बहुत विद्या अहम भूल बात जाएंगे, कर रहे हैं आप। समय आने पर विद्या भूल जाएंगे। पर जो तारीख 16 जून 14 जुलाई 2026 की आपने बताई है स्मिताचार्य जी, क्या इससे सावधान रहने की जरूरत है या फिर वो डर जो हम देखते हैं अमूमन लोगों में होता ही होता है? देखिए, ज्योतिष गणना में जब चीजें आती हैं तो सावधान रहना चाहिए, लेकिन अपने बुद्धि विवेक का भी प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पूरा इसी के ऊपर आश्रित, क्योंकि सारे प्लेन्स नहीं गिरेंगे, लेकिन बार बार प्लेन दुर्घटना का योग है, जितना हो सके अवॉइड करिए। मैंने आपको मंत्र भी बता दिया, मंत्र पढ़ करके जाइए वहां पर जाना है तो, लेकिन यही कहूंगा कि अवॉइड करना है। अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी नहीं है तो अवॉइड करिए। देखिए अजीत पवार जी के साथ कैसा हुआ, प्लेन से जाना ही नहीं था उनको, तो कार से जाना था। एंड मोमेंट पर चार्टर प्लेन आ जाता है और वो चार्टर प्लेन पे बैठ जाते हैं। जब कहते हैं कि मौत जिस तरीके से लिखी होती है, जहां लिखी होती है वहां होके रहती है। कई लोग मौत को लेकर के इतना नकारात्मक सोचते हैं, इतना ज्यादा डरते हैं। डरना नहीं है, ये तो शाश्वत है, सच्चाई है। हमारे सनातन धर्म में यही तो सिखाते हैं कि मृत्यु भी अकाट्य सत्य है, लेकिन वो तो आके रहती है। लेकिन अगर किसी चीज में दुर्घटना का योग है, दुर्घटना घटित होनी है, पता है, क्योंकि भगवान सरस्वती हमें ज्ञान देती हैं, तो उसका निवारण यही रहता है कि हमें आयु मिल जाती है। मार्कंडेय ऋषि को पता था कि 12 वर्ष में उनकी मृत्यु होनी है। महामृत्युंजय मंत्र को ऐसा जपा कि समय के साथ भगवान शंकर ने वरदान ऐसा दे दिया कि जाओ, तुम्हारी आयु जो है वो शिवलोक के हिसाब से, जहाँ वक्त चलता ही नहीं है, तो वो चिरंजीवियों में से एक आ गए मार्कंडेय ऋषि। उसी प्रकार से है कि भगवान की अगर कृपा प्राप्त हो जाए स्तोत्रों से, मंत्रों से, तो आयु रक्षा होती है। अभी मैं बताता हूँ एक बात और, कि इसी बीच में 14 जून से 16 जुलाई के बीच में जो ड्यूरेशन है, उसमें भारत के अंदर किसी बड़े पॉलिटिशियन का असैसिनेशन का योग आता है। ये कैसे निकाला जाता है कि कुंडली के केंद्र भाव में, यानी भारत की कुंडली के केंद्र भाव में गोचरों के अनुसार जब भी बुध मंगल की युति बनती है तो उस राजपक्ष में राजनेता का हत्या का योग बन जाता है। उसमें अब हत्या का, असैसिनेशन का योग यहाँ पर बन रहा है। इसमें जो राजनेता होंगे, अभी से संकेत भी मिला होगा, क्योंकि देवता इस प्रकार का जब घटना घटता है तो उसका संकेत भी प्रदान करते हैं। कुछ छोटी छोटी घटना 6 महीने के अंतराल में, 2-2 महीने के अंतराल में कोई घटना घटती है, चोट लगना, घर पे आग लगना,
घर में किसी प्रकार से एक्सीडेंट बार बार होना, तो ये तुरंत अगर घटित हो रहा है तो यथाशीघ्र समझिए कि मार्केश निर्माण हुआ है, आप महामृत्युंजय करवाना शुरू करिए। अब वहां पर किसी नेता की तो होनी तय है, अब लेकिन हो सकता है कि जिन्होंने महामृत्युंजय से अपनी प्राण रक्षा करवा ली उन पर से संकट भले हट जाए, लेकिन वो भारत के अंदर इस अवधि में होना तय है, इस प्रकार का भी योग दिखाई पड़ता है। हमने देश में साल 2025 में भयंकर बाढ़ बारिश देखी, हमने तूफान भी देखा, भूकंप का भी कुछ असर यहाँ पर देखने को मिला, नदियों का वो प्रवाह देखा जिसने आपने देखा पहाड़ी दुनिया में तहलका मचा दिया। क्या साल 2026 में ऐसा कोई भयंकर तूफान, ऐसा कोई भयंकर बाढ़ जो कि भारत के किसी पहाड़ी इलाके को अपने चपेट में ले सकता है? 13 अगस्त 2026 से 11 सितंबर 2026 के बीच में जम्मू, उत्तराखंड, हिमाचल को रेड अलर्ट पे रखें। ज्योतिषी अनुसार बादल फटने का बड़ा जबरदस्त योग आता है। इसके साथ ही एक और डेट है जहां पर मुझे केरला में और तमिलनाडु में भयंकर बाढ़ दिखाई पड़ रहा है। बाढ़, ये बाढ़ का जो खतरा है, इसको देखा जाए तो जो मैंने डेट निकाला है 27 मई से 15 जून 2026, 27 मई 2026 से 15 जून 2026 में केरला और तमिलनाडु के क्षेत्र में जल से भारी क्षति दिखाई पड़ रही है, भारी बाढ़ दिखाई पड़ रहा है, लोगों का देहात्याग उसमें दिखाई पड़ रहा है, बाढ़ के कारण काफी ज्यादा अफरा तफरी मचती हुई दिखाई पड़ती है। तो ये बाढ़ बारिश का जो कहर है, आपको लगता है ये जिंदगियों को लील भी जाएगा? इस तरह का योग दिखाई पड़ता है, ऐसा दिखाई देता है, ये नकारात्मक योग आपको दिखाई देता है। अच्छा, अब इस बीच आपसे ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि इन दिनों हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड को भी खूब जमकर धमकियां आ रही हैं कई गैंग्स के जरिए। सलमान खान, रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग, रणवीर सिंह को बड़ी खुले तौर पर गैंग के जरिए धमकी मिली है। आपको लगता है कि क्या बॉलीवुड को कोई बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है? एक नुकसान मुझे दिखाई पड़ता है 13 अगस्त 2026 से 11 सितंबर 2026 के बीच में बॉलीवुड से संबंधित, फिल्म लाइन से संबंधित किसी अभिनेता का निधन का योग दिखाई पड़ता है। तो निधन, हादसा, या फिर आपको लगता है कोई घटना? क्या देखिए, अभी तो मृत्यु का योग है, बड़े किसी बड़े चर्चित अभिनेता का ही है। छोटे मोटे कोई साइड नेता या दबा हुआ जिनका रोल है वैसा नहीं, चर्चित का ही योग आता है। मतलब एक मशहूर आपको दिखाई देता है कि कोई मशहूर बॉलीवुड की हस्ती है जिनके साथ में ये घटना हो घटित होता सकती हुआ है। दिखाई पड़ता है। जी, सुमिताचार्य जी, आपको लगता है कि जब हम भविष्यवाणियों का जिक्र करते हैं तो उसमें क्या सारी भविष्यवाणियां बिल्कुल सटीक होती है, या कई बार ऐसा लगता है कि गणना जो हो रही है उसके इतर भी कुछ और होता है? देखिए, जब भगवान आभास देते हैं कि नहीं गणना को और प्रिसाइज करना है, तो भगवान ही आभास देंगे कि ठीक है गणना को और प्रिसाइज किया ये भी आभास ईश्वर के जरिए मिलता है। तभी ना हुआ कि अपना जो मैं नॉर्थ ईस्ट बोल रहा था पहले, वो नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन जो चेंज हुआ, मैंने भारत का नॉर्थ ईस्ट ना करके नवंबर में जो मैंने बोला कि नहीं प्लेन ही नॉर्थ ईस्टर्न अलाइंड में रहेगा, तो वो जो चेंज हुआ है वो तो आभास ही है भगवान का दिया हुआ। लेकिन इसके साथ ये भी है कि जब किसी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण जब मैं करता हूँ तो मैं वहाँ पर इस आभासों का प्रयोग ही नहीं करता, वहाँ पर मैं पूर्णतः गणना का प्रयोग करता हूँ। कई बार ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ नेट से निकाल दिए, जैसे आपसे भी बात हो रही है, आपने बात में पूछ दिया कि फलाना पॉलिटिशियन का कैसा योग दिखाई देता है, तो आपने नेट से ऐसे निकाला, ये देखिए उनका डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा, ठीक है। हमें तो डेट ऑफ बर्थ की एक्यूरेसी चाहिए, डेट सही होना चाहिए, टाइम थोड़ा बहुत आगे पीछे है कोई दिक्कत नहीं है, डेट सही होना चाहिए। तो कुछ पॉलिटिशियन का ऐसा हो गया, मान लीजिए कि ठीक है, अरे ये जो डेट आपने दिया है, इस डेट वाली कुंडली के व्यक्ति में तो नहीं सीएम बनने का योग नहीं है, जैसे मैंने देखा। लेकिन वो डेट अगर गलत डल रखा है, जैसे नेट पर अगर आप देखेंगे, मेरा निकालेंगे, मेरा एक्चुअल बर्थ हुआ 28 जनवरी को, ईयर में कभी रिवील ही नहीं करता हूँ, तो 28 जनवरी को हुआ, नेट पे डाला हुआ 8 जनवरी। अब मेरी कुंडली कोई ज्योतिषाचार्य ऐसे बैठ के बनाना चाहेगा, सुमिताचार्य की कुंडली देखें तो 8 जनवरी को कहेगा तो ज्योतिषाचार्य बनने का योग ही नहीं है, वो कहेगा ज्योतिष छोड़ देगा। लेकिन उसको क्या पता कि मेरा डेट 28 तारीख है, वो कहीं ऑफिशियल रिकॉर्ड पे रहता ही नहीं है। ऐसी बात होती है कि नेट पे राजनेता हो चाहे कोई बड़ा हस्ती हो, अपनी ऑफिशियल डेट इसलिए रिवील नहीं करता है कि उसके व्यवहार के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ कुंडली बता देती है। उसके पर्सनल जीवन में क्या होगा, डाइवोर्स होगा,
कि 2 शादी होगी, 4 शादी होगी, किस तरह का लक्षण का आदमी है, उसका नशा क्या है, उसका जिद क्या है, उसकी आदतें क्या है, बुरी आदतें क्या है, सब कुछ निकल जाता है कुंडली से। तो वो चीज लोग रिवील नहीं करते हैं, इसीलिए नेट से निकाला हुआ डेट जब कई बार मिलता है तो उसमें दिक्कतें आती हैं। जी। अच्छा, बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां सबसे ज्यादा मशहूर होती हैं और ये वो भविष्यवाणियां हैं जिन्हें आज तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो बताती है कि आने वाले वक्त में बहुत भयंकर और युद्ध होने वाले हैं, तबाही का वो मंजर नजर आएगा। ऐसी भविष्यवाणियां आपको लगती हैं कि वाकई आपको भी उस आभास के तौर पर होती हैं? मैंने बोला ना, ये जो अग्नि पंचक योग में लगने वाला सूर्य ग्रहण और परस्पर चंद्र ग्रहण, ये दोनों मिलाकर के वही महाभारत वाला युद्ध तो दिखा रहे हैं मुझे। 2032 तक देखिए बहुत अफरा तफरी मचने वाली है। 2032 तक बहुत अफरा तफरी, हर अगला साल पिछले साल से ज्यादा आक्रामक रहेगा। 2026 की शुरुआत में मैंने कहा था सामूहिक तौर पे 900 लोगों का अग्नि से निधन बोला था मैंने। आप चाहे देखिए, अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ, अग्नि से निधन हुआ, सामूहिक निधन, 300 लोगों से ज्यादा। जो अभी अटैक हुआ था ऑपरेशन सिंदूर से पहले, जो अटैक हुआ था कश्मीर वाला, उसमें देखिए कि अग्नि से ही तो है, बंदूक जो चल रहा है, गोलियां चल रही हैं, वो अग्नि से निधन हुआ सामूहिक रूप से। जयपुर के अंदर हादसा होता है जो टैंकर वाला, सामूहिक रूप से अग्नि निधन है। 900 लोगों से ज्यादा लोगों का आंकड़ा पकड़ा था। इस वर्ष 2026 में अग्नि से 1500 लोगों का जो है सामूहिक तौर पे निधन का योग बनता है। और ये कहाँ का? पूरे भारत में। पूरे केवल भारत का जिक्र, केवल भारत का बोला, भारत का जिक्र ये कर नहीं रहे कि हैं। मैं कहीं बाहर के कंट्री में कोई ब्लास्ट हो रहा है उसको मैं रिलेट नहीं करूंगा। मैं ठीक केवल है। भारत के अंदर 1500 लोगों का, वही सामूहिक, ये नहीं कि एक लोग 2 लोग, ऐसा नहीं, सामूहिक रूप से। ये 2026 जनवरी 1 2026 से लेके दिसंबर 31 2026 के बीच में ये सारे योग बनते हैं। तो ये तो बहुत ही भयंकर और बहुत ही दर्दनाक तस्वीर है, क्योंकि जब हम खबरें पढ़ते हैं सुमिताचार्य जी, तब हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई बार हम अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाते, कई बार करना ही होता है। तो जब इस तरह की भविष्यवाणियां आप देखते हैं अपनी गणनाओं के हिसाब से, अपने आभास के हिसाब से, देखिए मेरे गूज़बम्प्स अभी आ गए हैं, मेरा खुद का रोंवा गनगना जाता है। भगवान शंकर जी के मंदिर में बैठा हुआ था, 2-2.5 घंटे आंखों से आंसू नहीं रुक रहा था। सुमिताचार्य जी, आपको लगता है कि जिस 1500 का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, जिन 1500 जिंदगियों का सामूहिक तौर पर और तारीखों के साथ आपने यहाँ पर बताया, वो चीज़ें रोंगटे भी खड़े करती है, तो क्या कभी ऐसा जहन में जिक्र आता है कि ये देखकर कभी मानसिक तौर पर आपको लगता है कि इतना दर्द, और यही दर्द आपकी आंखों के सामने फिर भविष्य के तौर पर? जिस दिन प्लेन क्रैश हुआ था उस दिन इतना मेरे आंखों से आंसू चला था। मैंने जब रील बनाया था तो आप देखेंगे कि मेरी आंखें बहुत बड़ी उसमें दिखाई पड़ रही हैं और लाल थी मेरी आंखें। वो रोने के कारण होता है, बहुत बुरा लगता है, क्योंकि भविष्य देखना, मैं कोई उसको वो नहीं समझता कि बहुत बड़ा वरदान हो गया। वो बहुत डराता है, बहुत डरावनी चीज़ होती है। कई बार बीच में ऐसी चीज़ प्राप्त हो गई थी कि सोता था, थोड़ा सा नींद लेता था, अगले आने वाले 4-5 घंटे का सब दिख जाता था, बिल्कुल पिक्चर के जैसा दिखता था उसमें। वो चीज़ तो मैंने हटवाई अपने ऊपर से, साधना को तोड़ा। और अभी इसीलिए मैं कहता हूं कि गणना के साथ भविष्यफल जो है वो थोड़ा सा मजा आता है कि ठीक है, भविष्य का आभास हुआ और उसके बाद गणना करी, तो जो निकालना है उतना निकाल लिया, और जो मुझे देखने का मन ही नहीं है तो नहीं देखूंगा। कई बार आ गया कि अपने पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा घटित होता हुआ निकल जाए, तो वो देखने से दिमाग विचलित होगा। हूँ तो आपके जैसा, आपके और हमारे जैसा, मतलब आम इंसान, और उसमें जब चीजें दिखाई पड़ती हैं तो विचलित तो होगा मन। पर जैसा आपने कहा कि एक वक्त ऐसा भी आया जब आपकी आंखों के सामने सब कुछ आ जाता था, मतलब सालों साल का भविष्य आप देख पाते थे, तो अंदर से लगा कि ये एक वरदान है या फिर अभिशाप? भगवान ने बड़ा सोच के बनाया होगा पृथ्वी को कि हमें भविष्य दिखाई नहीं देता। लोगों को भविष्य छुपा दिया गया है लोगों से, इसलिए कि जो भविष्य में घटित हो रहा है वो वर्तमान को इफेक्ट ना करे। कलयुग में यही तो है कि तू बीते कल की ग्लानि है या आने वाली चिंता है, हे कली तू कुछ भी नहीं। कली को कहते हैं ना, कली तो कुछ भी नहीं है, तो बीते कल की ग्लानि है। कई लोग अभी क्या कहते हैं, दुख का सबसे बड़ा कारण बीत गया जो कल, उसमें जो ग्लानि महसूस हो रही है कि अरे ये क्यों खोया, वो बीते कल की ग्लानि वर्तमान को खराब कर देती है। वर्तमान ही वरदान है। और भविष्य की चिंता, भविष्य में क्या घटित होगा वो अगर पता लग जाए तो भविष्य इतना चिंतित करेगा, इतना डराएगा कि वर्तमान खराब हो जाएगा। किसी को आप कह दोगे कि अरे हंसता खेलता आदमी है और कह दोगे कि अरे 2 महीने तुम्हारी आयु शेष है, तो वो वहीं रोने लग जाएगा, वहीं वो उसी दिन मर जाएगा। इसीलिए मैं कभी भी किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर निधन, कभी मेरे से कोई पूछता है कि मेरी आयु कितनी बची है, वो निधन कुंडली में निकलता है, 5 चीजें निकलती है, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन में वच पंचेतानि सृजन्ते गर्भस्यैव देहिनः।
ये गरुड़ पुराण में ये श्लोक आता है, चाणक्य नीति में भी यह श्लोक दिया हुआ है कि 5 चीजें गर्भ में निर्धारित होती है। व्यक्ति की आयु, कर्म क्या क्या करेगा, कितना पैसा कमाएगा, जंगल में भी बैठेगा उतना पैसा कमा लेगा, विद्या क्या अर्जित करेगा और उसका निधन मरेगा कब वो भी तय रहता है। लेकिन ज्योतिषाचार्यों को कभी किसी का निधन निकाल के नहीं देना चाहिए। निधन पता लगने के बाद उस व्यक्ति का वर्तमान खराब होता है और निधन निकालने वाले ज्योतिषाचार्य का कर्म खराब होता है, क्योंकि आपने किसी के अंदर दुख स्फुटित कर दिया। इसीलिए जब जनसत्ता की बात होती है कि एज अ जनरल, एज अ होल जब बात होती है तो लोग थोड़ा रिलैक्स रहते हैं कि चलो इतनी घटनाएं घटनी एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन पर्टिकुलर व्यक्ति बोल देंगे आप कि यही व्यक्ति है, यही मरने वाला है, तो वहां पर वो व्यक्ति का जीवन वर्तमान में खराब हो जाएगा और बाकी लोगों के लिए भी उसका वर्तमान जो है खराब हो जाएगा। वर्तमान बहुत बड़ा वरदान है और वर्तमान में जीना हमें सीखना चाहिए। सुमित जी, आपके निजी जीवन का जिक्र भी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी भविष्यवाणियाँ सच साबित हुई हैं और आपने जैसे शुरू में कहा कि डराने के लिए नहीं बल्कि सावधान करने के लिए भविष्यवाणियाँ होती है और बहुत ही बेबाक तरीके से आपने कहा कि भविष्य देखना वरदान नहीं, एक अभिशाप होता है। लेकिन आज के वक्त में हमने देखा है कि लोग भविष्य देखने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि काश हम भी ये भविष्य देख पाते। हम इतने सारे धर्म के जानकारों को देख रहे हैं जो भविष्य बता रहे हैं, काश हम भी देख पाते। ये शुरुआत कैसे हुई और कैसे आपको लगा कि एक आम इंसान के भविष्य को देखने के साथ साथ अब पूरी दुनिया का भविष्य आप देख सकते हैं? शुरुआत देखिए, अगर मेरे अलावा कोई और व्यक्ति है शुरुआत करना चाहता है, आइए सुमिताचार्य गुरुकुल में, वहीं पर शंकर जी के मंदिर में बैठाऊं और या फिर कहीं और भी, यही शक्ति यंत्र है। शक्तिपात इससे होता है, मस्तक पर इसको स्पर्श करवाया जाता है लेकिन विशेष विधि के साथ में, और उसको करिए, उसके बाद गणना सीखिए, देखिए मिला करके जबरदस्त बनेगा। ये तो अपनी जगह की बात होगी, लेकिन जब अपनी निजी बात की जाए तो हमारा ये जो ज्योतिष का ज्ञान है ये पैतृक है। और पैतृक होने के साथ में, क्योंकि अपने गढ़ में जब आप बैठते हो तो वहां पर केवल आप नहीं बोलते हो, आपके पूरे पूर्वज एक बार आपके ऊपर आवाहित होते हैं और आपके पूर्वजों का भी भाषा रहता है, क्योंकि पूर्वजों की हुई साधना आपके ऊपर आवाहित होती है। क्योंकि मैं पिछले जन्म में भी भगवती का उपासक था। एक देवी का एक श्लोक बता देता हूँ, अगर आप सच्चे साधक हैं तो पूर्व जन्म का भी ज्ञान आपको रहेगा, कई जन्मों का पता रहेगा। क्योंकि मैं तलातल से, पृथ्वी के नीचे भी लोक हैं, वहां से होकर के आया और पृथ्वी पर ये तीसरा जन्म, और उस जन्म में पिछले 2 जन्मों से ही भगवती का उपासक रहा हूँ और पिछला वाला ज्यादा ही उपासना था। तो ज्ञातवा प्रारब्धे कुर्वीरता न कुर्वाणो विनश्यति। आप अगर मेरा एजुकेशनल एकेडमिक देखेंगे तो उसमें मेरा मोस्ट स्टडी जो है वो साइंस रहा है। साइंस में मैंने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स तक मैंने डेवलप करे हैं, मैंने मिसाइल्स पर काम किया है, मैंने ड्रोन्स पर काम किया है। तो मेरा पकड़ साइंस में इतना डीप होने के बाद भी अभी ज्योतिषीय पकड़ की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये प्रारब्ध का है ज्यादा। क्योंकि अभी संस्कृत आपने मुझे बोलता देखा, मेरा जो उच्चारण देख रहे हो आप संस्कृत में, ये उच्चारण आदि भी प्रारब्ध का है। क्योंकि अभी मेरी आप देखोगे कि यूरोपियन इंग्लिश, आपके इटालियन इंग्लिश, तो इन चीजों में मेरा उच्चारण है और ये चीजें मैंने सीखी इस जन्म की। लेकिन पूर्व जन्म का संस्कृत तो रहेगा मेरे साथ में। उसको थोड़ा सा कहते हैं मैनिफेस्ट करने का जरूरत रहता है, थोड़ी सी उसको स्फुटित करने की जरूरत रहती है। जब आप साधना करते हैं तो देवी भगवती वाला यही आता है कि ज्ञातवा प्रारब्धे कुर्वीरता न कुर्वाणो विनश्यति, मतलब आपको प्रारब्ध का ज्ञान भी हो जाएगा और आपका किया हुआ कभी विनाश नहीं होगा। मैं एक चीज दिखाता हूँ, मॉडर्न कपड़े पे घूम रहा हूँ, मेरे माथे पे त्रिपुंड लगा हुआ है, आपको दिखता है? भगवान शंकर का त्रिपुंड लगा है मेरे माथे पे, ऑडियंस को दिखेगा नहीं, क्योंकि मैं जो तरीके से अपने धर्म को लेकर के चलता हूँ ये थोड़ा अलग है। मेरे मस्तक पर गंगा जल का त्रिपुंड है और गंगा जल वास्तविक ना रहे तो आंख बंद करके ही त्रिपुंड धारण करूंगा। मस्तक पर, कंठ पर, छाती पर, नाभि पर और पीठ में निचली भाग पर त्रिपुंड और भगवती का तिलक धारण करता हूँ। ये जो शिखा होती है, भविष्यवाणी में शिखा का बहुत बड़ा महत्व है। जो भविष्य वक्ता के पास शिखा है वो अपने पूर्व जन्मों से कनेक्ट होता है। मैं आपको शिखा खोल के दिखाता हूँ कि मेरी शिखा कितनी लंबी है। कहते हैं शिखा इतनी लंबी रहे कि कान पे आप जनेऊ के जैसा लपेट लें। भले आप मॉडर्न अटायर कैरी करें, कई लोगों को मैंने देखा है कि जो अधिकृत नहीं है ज्योतिष करने के लिए, उनको जरूरत बहुत पड़ती है कि पूरा चोला पहन लेंगे, 50 माला डाल के पूरा नौटंकी शुरू हो जाती है। वहाँ भक्ति से ज्यादा नौटंकी लगता है। मॉडर्न जीवन में मॉडर्न कपड़ा पहनेंगे, चैनल पे बैठेंगे तो तैयार होकर के उस तरीके से, सबसे बड़ा महत्व इसका कनेक्शन ये होता है। पूर्व जन्म का बाल ही आपके साथ पूर्व जन्म से जोड़ करके आपको रखता है, जन्मों जन्मों से जोड़ के रखता है। तो शिखा रखिए, जनेऊ आपको बांधता है आपके शरीर को, जनेऊ रखिए, इष्ट का आप यंत्र या माला धारण करिए और बाकी आप चाहे जो पहनिए। ये सब चीजें जो है ये सब भी, क्योंकि ज्योतिष अगर आप करेंगे तो ज्योतिष, मैंने बोला केवल गणना नहीं है, गणेश है।
आपको शंकर को अपने ऊपर आवाहित करना है, जी। यानी कि शिव स्वरूप बनना है। और शिव स्वरूप तभी बनेंगे जब शंकर के समान थोड़ा कुछ अपने ऊपर धारण करेंगे। तो ये चीजें करने के बाद आप गणना करते हैं, तभी आप सही भविष्य देख सकते हैं। नहीं तो अभी माया में फंसे ऐसे ऐसे ज्योतिषाचार्य को मैंने देखा है, कह देंगे अरे आपके जीवन में पूजा पाठ करना सूट नहीं करता, पूजा पाठ छोड़ दीजिए तब आप अच्छा ग्रो करेंगे। अरे वो आपका कर्म जला देंगे इतना ज्यादा कि आपका बुढ़ापा इतना कष्टकारक भी देगा, पूरा परिवार खंड खंड हो जाएगा। ऐसे भी हैं जो अधर्मी तत्व, सुबह में आपको पूजा पाठ करते देखेंगे, शाम में शराब के पेग लगाते देखेंगे, ऐसे भी ज्योतिषाचार्य देखेंगे। तो ज्योतिष का वैसे मजाक उड़ाने का विषय नहीं, ये शास्त्र है और आप शास्त्री हैं, तो उन चीजों को भी कैरी करना होगा। पूर्व जन्म का जिक्र किया, हालांकि हम चाहेंगे कि आगे कभी पूर्व जन्म पर एक अलग से पॉडकास्ट आपके साथ जरूर किया जाए, लेकिन लोगों का भी निकल जाता है पूर्व जी, जन्म, आपका भी निकल जाएगा। क्या वाकई ये मुमकिन है कि हम पहले क्या थे और हम किस योनि में थे, हमारे कर्म कैसे रहे, वो सब देखा जा सकता है? सब निकल जाएगा। आप क्या थे, आपका घर कहाँ था, आपका नाम क्या था, नाम तक निकल जाएगा। आपका पति कौन था, पत्नी कौन थी, ये जन्म क्यों लिए हैं, इस जन्म में आपका डर सबसे बड़ा क्या है, सब निकल जाएगा। और जो दो लोग आपस में मिलते हैं, जिनके ताल्लुकात बनते हैं, कभी बिगड़ते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो आपकी निजी जिंदगी हो, आप व्यापारिक जिंदगी हो, वहां भी बनना बिगड़ना, क्या वो भी कर्मों का ही एक खेल है? अष्टाविंशति कलयुगे, ये 28वां कलयुग है। ये घटना पहले भी बार बार हो चुकी है, बार बार। आज हम लोग साथ में बैठे हैं, ये केवल एक बार थोड़ी मिल रहे हैं, कई बार पहले भी मिल चुके हैं। बृहस्पति, मेरा जिनसे मिलन होता है, जिनके साथ भी मेरी पॉडकास्ट होती है, ये भी मैं आपको बता दूं कि जितने भी मेरे साथ एंकर्स रहे हैं, मैं ये बता दूं कि बृहस्पति के मूल त्रिकोण से उनका ताल्लुक रहता है। शुरू में मैंने आपसे पूछा था ये सवाल कि आपका बृहस्पति के कहाँ से आपका संबंध है। आपने बोला कि आपका वृषभ से संबंध रखता है, और वृषभ, कर्क, धनु, मीन और 21 मार्च मेरा बृहस्पति का इसी के साथ साक्षात्कार रहता है। और यही कारण है मेरा खुद का बृहस्पति संबंध है। और बृहस्पति संबंध वाले जब मिलते हैं तो चीजें वायरल जाती हैं। अभी ये वाला वीडियो देखिएगा, पूरा वायरल है। हर क्लिप्स इसके कट के वायरल जाएंगे। इसके पीछे का वही ट्यूनिंग है। सभी जितने लोगों ने मेरे साथ आज तक करा है पॉडकास्ट और जिनके साथ चीजें वायरल हुई हैं, उनकी आंखों का रंग ब्राउन रहता है। अच्छा, ये भी तय है, और ये मुझे पहले से आभास है कि ये चीज वायरल जाएगी। तो एक तो भविष्यवाणी इसको भी लीजिए कि ये वीडियो पूरा वायरल है और इंटरनेट पर तहलका मचेगा इसका। जी जी। आपको क्या लगता है कि जब हम साल 2026 का जिक्र करते हैं तो इतनी सारी भविष्यवाणियों के बीच में आप तारीखों के साथ इसे बताते हैं, सबसे खतरनाक महीना आपको देश और दुनिया के हिसाब से कौन सा नजर आता है, जो आपको लगता है कि ये महीना सबसे ज्यादा खतरनाक है, इसमें सावधान रहिए, बचिए, जितनी कोशिश कर सकते हैं ईश्वर का जाप करिए, क्योंकि इस महीने त्राहिमाम मच सकता है देश और दुनिया। 16 जून से 14 जुलाई भारत देश में, 15 जुलाई से 12 अगस्त दिल्ली के एनसीआर क्षेत्र में, और विश्व के लिए अगर देखा जाए तो डेट है 13 अगस्त से लेकर के 10 अक्टूबर तक 2026। ये विश्व के लिए खराब है। अच्छा, इसमें आपको लगता है कि बहुत ज्यादा, और ये किस तरह की तबाही, इसमें आप विमान भी जोड़ रहे हैं, इसमें आप प्राकृतिक आपदाएं भी जोड़ रहे हैं? हाँ, विमान है, प्राकृतिक आपदा है, भूकंप है, और साथ में ये भी है कि पॉलिटिशियन का खोना, पॉलिटिशियन का निधन है। इसके साथ में युद्ध की चिंगारियां हैं, बैंकों का कोलैप्स होना है, शेयर मार्केट का कोलैप्स होना है। ये सारी बड़ी बड़ी घटनाएं हैं जो आपको लगता है होकर ही रहेंगी। होंगी। हाँ, डेट्स के उसमें भी क्या डेट्स हैं वो भी रिफाइंड कर ही दिया मैंने। तो ये सारी चीजें घटित होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अच्छा, आपने कहा कि 5 साल फिलहाल भारत का किसी भी कंट्री से कोई युद्ध होता हुआ नजर नहीं आता है, लेकिन इस बार तो हमारा रक्षा बजट सबसे ज्यादा रहा, सबसे मजबूत रहा। ऑपरेशन सिंदूर के चलते कहा जा रहा है कि उस रक्षा बजट को और मजबूत कर दिया यहाँ पर गया है। तो क्या ये भी उस शक्तिशाली श्रेणी में आने के बराबर ही है? रक्षा बजट वाला जो कैलकुलेशन है, जो भविष्यवाणी है, इसको भी मैंने जनवरी में करा था। भारत को खुद नहीं पता था कि हमारा रक्षा बजट इतना जाने वाला है। तो लगभग आप जो बातें कहते हैं वो बातों की भविष्यवाणी मैंने पहले कर रखी होती है, और सारी रील्स में पड़ी हुई है, सारे न्यूज़पेपर्स में पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मैंने भविष्यवाणी कहीं करी थी। राजपाल यादव वाला भी भविष्यवाणी, अभी जो राजपाल यादव जी जेल गए हैं, इतना बड़ा फाइनेंशियल उनको लॉस हुआ है, मैं बता रहा हूँ कि कोई शर्मा करके उसमें एक्टर होने वाले थे। उनसे मेरी फोन पर बात हुई थी। ये बात है आपका पिछले साल के शुरुआत की बात है, जिस समय फोन पे बात हुई थी। मैं बैठा था दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर के ब्यूरो ऑफिस में, हजारीबाग, झारखंड। अच्छा। तो वहाँ के ब्यूरो चीफ ने मेरी बात कराई थी, उमेश राणा जी ने, और उसके साथ में और भी सब टीम वाले वहाँ उपस्थित थे।
तो ये चीज़ उस समय रिकॉर्डेड तो नहीं थी। उन्होंने पूछा था कि फिल्म में काम करने जा रहे हैं, मथुरा के आसपास राजपाल यादव से संबंधित है, उस फिल्म में क्या मैं काम करूं, मेरे लिए उचित रहेगा? मैंने कहा था फिल्म कोलैप्स कर जाएगा, मत करिए। उस समय मना किया था मैंने उनको। और मैंने बोला था अगर होगा आपकी बात राजपाल यादव जी से तो कहिएगा इन्वेस्टमेंट मत करिए उसमें, ठीक नहीं है। अब उन्होंने, शर्मा जी ने अब न्यूज़ पहुंचाया मेरा, नहीं पहुंचाया वो जाने, रिकॉर्डेड नहीं था, लेकिन इसका मैंने बकायदा आपको प्रूफ बोला कि ये वाले ऑफिस में इस पर्टिकुलर व्यक्ति और ये उपस्थित थे वहां पर जहां पर ये बात हुई थी, दैनिक भास्कर। अच्छा, तो मतलब किसका भविष्य कितना खतरनाक हो सकता है, वरना जेल की सलाखों के पीछे पहुंच सकता है, ये भी आभास और ये भी गणनाएं जेल बता का भी एक और देती हैं। सुनिए ना, अभी जेल का एक और मैं बताता हूँ आपको भविष्य। आपका एक डेट है जी, 18 अप्रैल 2026 से 16 मई 2026 के बीच में जेल संबंधित, देखिए कितना बड़ा तांडव होता है। 18 अप्रैल 18 अप्रैल 2026 से ठीक लेकर है। 16 मई 2026 के बीच में जेल से संबंधित बहुत बड़ा तांडव होता हुआ दिखता है। तांडव मतलब कोई बड़ा जेल ब्रेक है, जेल से संबंधित कोई बहुत बड़ी इशू क्रिएट होगी भारत के अंदर, या फिर कोई बहुत बड़ा चर्चित व्यक्ति जेल चला जाएगा और उसको लेकर के बवाल उठेगा। ऐसा नहीं कि जेल बस चला गया और चुपचाप से बैठ गए। और ये किस फील्ड से हो सकता है, कुछ ऐसा? थोड़ा कहना मुमकिन मुश्किल है क्योंकि इसको लेकिन और आप कह रहे हैं refine कि नहीं किया। बहुत जेल बड़ा से केस संबंधित होगा। तांडव है, बड़ा तांडव है। 18 अप्रैल 2026 से 16 मई 2026 के बीच में। इस बीच देखिएगा कि भारत की इकोनॉमी मजबूती भी पकड़ेगी और इसी बीच में रूस, चाइना, मंगोल वाला जो भूकंप मैंने बोला वो भी है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड होगा इसमें। अच्छा। और मिडिल ईस्ट में सत्ता पलट भी होगा। हाँ, उत्तराखंड का आपने कौन सा तारीख बताया सुमित जी? उत्तराखंड में लैंडस्लाइड का डेट है 18 अप्रैल 2026 से 16 मई 2026 के बीच में। अब इसी में अगर बात कर ही रहे हैं तो 20 मार्च से 18 अप्रैल 2026 का थोड़ा मैं बताऊं कि भारत के अंदर राज्य सत्ता, कोई स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित कुछ ऐसा सत्ता पलट संबंधित कुछ होता हुआ दिखाई पड़ता है। कोई स्टेट गवर्नमेंट के अंदर सत्ता पलट हो जाएगा। कौन सी तारीख आपने बताई, एक बार फिर से 20 मार्च 2026 से 18 अप्रैल 2026। इसी बीच पूर्वी भारत में उपद्रव दिखाई पड़ रहा है। ईस्ट इंडिया में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में किसी प्रकार का उपद्रव है, जनहानि है, कोई विस्फोटक योग इसमें दिखाई पड़ता है, किसी प्रकार का विस्फोट भी होता हुआ दिखाई पड़ता है। 20 मार्च से 18 अप्रैल 2026 के बीच में अगर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में जो मैंने शुरू में कहा कि उत्पात बढ़ जाएगा अचानक से और सोना चांदी वापस गति पकड़ेगा। अभी सोना चांदी नीचे जा रहा है, काफी थोड़ा सा नीचे करेक्शन का है, पकड़ेगा वापस से सोना चांदी में। तो साल 2026 में, अच्छा, हमारे पॉडकास्ट में काफी सारे मार्केट एक्सपर्ट्स आते हैं तो उन्होंने कहा है कि 2026 में सोना जो है वो 2 या फिर 2.5 लाख तक को भी पार कर जाए, तो कोई वो मार्केट के हिसाब से बता रहे हैं। आपकी गणना क्या कहती है, साल 2026 क्रॉस करेगा? क्रॉस करेगा ही करेगा। जैसे काफी सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, 2.5 लाख तो सिर्फ एक ख्वाब है। कहने दीजिए, करेगा। और एक बात और मैं कहता हूं इसमें कि 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में मेटल में इन्वेस्ट करना बड़ा प्रॉफिटेबल रहेगा लोगों को। अच्छा। लेकिन 18 अप्रैल से पहले कोशिश करिएगा शेयर मार्केट से उस समय एग्जिट करें, क्योंकि अगर होल्ड करते हैं तो आगे आने वाला जो भूचाल है उसका जबरदस्त प्रभाव शेयर मार्केट पे पड़ेगा। अब लोग मुझे इसमें पता है क्या कहने लग गए हैं, द डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर कहने लग गए हैं, क्योंकि मेरे भविष्यवाणियों का जो सीधा असर है वो स्टॉक मार्केट पे भी पड़ने लगा है। एयरलाइन के शेयर गिर गए पिछले महीना, अभी बैंकों का शेयर गिर गया। पिछले बार मेरी भविष्यवाणियों से विमान का शेयर गिरा, एयरलाइन इंडस्ट्री का शेयर गिरा। इंडिगो को भी अपने 4,500 फ्लाइट्स नीचे उतारने पड़े, ग्राउंड करना पड़ गया है। रीजन भले देते हैं टेक्निकल अपग्रेडेशन, लेकिन लॉन्ग रूट्स इंटरनेशनल जो फ्लाइट जाती हैं, लॉन्ग रूट्स सारी 4,500 फ्लाइट्स उनकी ग्राउंडेड है। एग्जैक्ट 27 फरवरी तक ग्राउंडेड है। जी जी जी। इसके साथ अगर आप देखिएगा कि एक और चीज है इसमें कि जो बैंकों का शेयर है, अभी मैंने बोला हुआ है मार्च, अप्रैल और मई बैंकों से संबंधित बड़ी बड़ी क्राइसिस होने का योग है भारत में। कब से बताया आपने सुमित जी? मार्च, अप्रैल और मई। अगर बैंकों में बड़ा कोई पैसा पड़ा हुआ है उसको निकलवा लें, क्योंकि इस बीच बैंकों से संबंधित बड़ा कोई क्राइसिस का योग दिखाई पड़ता है। तो ये इसके कारण बैंकों का शेयर गिर रहा है, बैंकिंग इंडस्ट्री का। तो भविष्यवाणी कहिए चाहे जो भी कहिए, इसको लेकर के लोगों ने टर्म दे दिया द डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर, कि प्रेसिडेंट नहीं कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ये काम नहीं कर रहे हैं, ये शेयर नहीं हिला पाते हैं अपने स्टेटमेंट से बहुत ज्यादा, लेकिन आपके स्टेटमेंट शेयर हिला दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी, आपने जितनी भी भविष्यवाणियां हमारे इस पॉडकास्ट में की है या फिर इससे पहले जितनी भी भविष्यवाणियां आपने उस आभास और गणना के हिसाब से की है, उसने लोगों को सावधान भी किया है। और अगर कहते हैं ना कि किसी की वजह से, किसी के ज्ञान या फिर किसी के कर्म की वजह से किसी की ज़िंदगी बच पाए, तो शायद वही ईश्वर का सबसे बड़ा स्वरूप होता है। बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें और हमारे करोड़ों दर्शकों को देने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत।